प्रिय छात्रों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इतिहास का तीसरा पार्ट का पहला भाग का वीडियो अभी आपने देखा होगा। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें वीडियो, जिससे कि आपको विषय वस्तु पूरी समझ में आ सके और गृह कार्य आप कर सकें। अब उससे आगे का भाग जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, जिस शेष भाग जो दूसरा भाग है, इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा पार्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा और अंत में जो गृह कार्य दिया है उसको आप कर लेंगे। शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। उस समय भारत में पैदा की जाने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। 30% सूती कपड़े का जो था वो निर्यात किया जाता था सन 1800 के आसपास, जो 1815 में घटकर 15% और 1870 तक तो ये अनुपात केवल 3% रह गया। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। कपड़ों की रंगाई में, जो कपड़ों की रंगाई होती थी, उस रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा भारत से। यहाँ जो अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती जो थी वो नील की खेती करवाती थी। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम का निर्यात किया जाने लगा। अफ़ीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई करते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की। अगला हेडिंग है हमारा महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। मित्र देशों के खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे खेमे में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। अगस्त 1914 से 1919 तक ये युद्ध चला। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे उबरने में विश्व को 3 दशक से भी अधिक का समय लगा। 30 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, जो इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। और मारे गए और घायल हुए लोगों में जो ज़्यादातर लोग थे वो कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। महामंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत सन 1929 से हुई। जो मंदी की शुरुआत है वो 1929 से हुई और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। ये जो महामंदी रही वो सन 30 के दशक जो है उसके मध्य तक बना रहा। इस अवधि में विश्व के अधिकांश हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस महामंदी के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण जो था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या। और दूसरा कारण अमेरिका से कर्ज लेकर निवेश संबंधी ज़रूरतें पूरी करना। और इस महामंदी का जो दुष्प्रभाव हुआ, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए, किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 तक 1,10,000 कंपनियां बंद हो चुकी थी। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता,
एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दो संस्थाओं की यहाँ स्थापना हुई और 1947 में औपचारिक रूप से इन दोनों संस्थाओं ने काम करना शुरू किया। विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए प्रयास किया और G77 समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, इससे आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें विकासशील देशों का आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास हेतु अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का उचित मूल्य मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त हो सके। वीडियो आप ध्यान से देखते रहें, ध्यान से सुनते रहें, ध्यान से समझते रहें। ये परिभाषाएं और बड़े अच्छे ढंग से समझा के विस्तार से आपको हर एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जिससे आपकी समझ में आ जाए। वैश्वीकरण, विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया, विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों में व्यक्तियों और समुदायों के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। निजीकरण क्या है? निजीकरण संपत्ति को निजी क्षेत्र को बेचना अथवा स्थानांतरित करना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण क्षमता में वृद्धि करता है तथा सरकार के लिए आय में वृद्धि करता है। इसके अलावा इससे स्वामित्व की भागीदारी बढ़ती है और निर्णय प्रक्रिया का विभेदीकरण होता है। तो ये थी निजीकरण की परिभाषा, निजीकरण का अर्थ कि निजीकरण किसे कहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा उदारीकरण कि उदारीकरण क्या है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति उदारीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार ही हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ पूरा समाप्त हो गया। इसकी जो मुख्य विषय सामग्री थी वो मैंने आपको इन दो वीडियो के माध्यम से समझा दी। अब मैं आपको दे रहा हूँ गृह कार्य लिखने से पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर कोई समस्या है, आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे वो निसंकोच बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। तो गृह कार्य लिखें। आज 6 प्रश्न दे रहा हूँ गृह कार्य में, इनको कॉपी पर व्यवस्थित नोट करें। पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव का वर्णन करो। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव का वर्णन करो। दूसरा प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है? NIEO नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है? तीसरा प्रश्न, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? चौथा, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। और पांचवा प्रश्न, G77 जो ग्रुप समूह 77 की स्थापना हुई उसका क्या उद्देश्य था? और एक समझौता ब्रेटन वुड्स, छठा प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, कहाँ हुआ, इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता, इसका क्या अर्थ है ये आपको समझाना बताना। धन्यवाद।